समस्याओं की खबर दिखाते हैं हम। बारिश से डूबी चेन्नई, एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक सब कुछ ठप। 72 घंटे तक आसमान से आफत बरसने की चेतावनी। राजीव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जेल में ही रहेंगे पूर्व पीएम के हत्यारे। केंद्रीय कानून से सजा पाए दोषियों को माफी का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास। द्वारका मंदिर में जाति पूछने वाले बयान पर घिरी कुमारी सैलजा, विजिटर बुक में की थी मंदिर की तारीफ, राज्यसभा में बवाल। वीके सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर लोकसभा में कांग्रेस का हंगामा, नाराज पीएम मोदी ने छोड़ा सदन। वीके सिंह ने कुत्ते से की थी दलितों की तुलना। गुजरात के निकाय चुनावों में ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस का कब्जा, शहरी इलाकों ने बचाई सीएम आनंदीबेन की लाज। बीजेपी ने माना पाटीदार आंदोलन पड़ा भारी। आईएसआई जासूसी कांड में सेना के 2 जवानों पर शक, गिरफ्तारी के लिए राजौरी पहुंची दिल्ली पुलिस। कोलकाता में एक और आईएसआई एजेंट गिरफ्तार। नागपुर कोर्ट परिसर में वकील की मौत पर उठे सवाल, पुलिस की खुदकुशी थियरी को फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने किया खारिज। परिवार ने जताई हत्या की आशंका। और फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग के घर आई नन्ही परी, बेटी पैदा होने से खुश जकरबर्ग। फेसबुक के 99% शेयर करेंगे दान। नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। सीधा सवाल में आपका स्वागत है। दाल के दाम ने सरकार की नाक में दम कर रखा है। दिल्ली में दाल 200 रुपए किलो का बैरियर पार कर चुकी है। बाकी शहरों में भी दाल आपने अभी तक के रिकॉर्ड कीमतों पर बिक रही है। हालत यह कि दाल के दामों ने संसद को भी हिलाकर रख दिया और सरकार से लिखित जवाब मांगा गया। खाद्य मंत्री ने माना कि दाल की कीमतों में 99% तक का इजाफा हुआ है। यह भी माना कि कालाबाजारी और जमाखोरी से महंगाई बढ़ रही है। जब मंत्री ही ये बात मान रहे हैं तो सवाल यह खड़ा होता है कि सरकार कर क्या रही है। दाल की कीमतों पर सरकार लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है, यही है आज की हमारी बहस का सबसे बड़ा मुद्दा। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। ये अपने बजट के बाहर है, इसलिए मैं तो नहीं ले रहा हूँ। मैं दूसरा दाल यूज कर रहा हूँ जो अपने बजट में आता है। लोग जो बोल रहे हैं और वैसा नहीं चल रहा है इधर, तो गवर्नमेंट लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं। देख लिया मोदी जी की दाल की महंगाई ने क्या हालत कर रखी है देश की। बच्चों को अब हर दिन के बजाय महीने में दाल नसीब हो रही है। मजबूर माँ और बेबस बाप 200 रुपए किलो वाली दाल खरीदे भी तो कैसे। बस जैसे तैसे काम चल रहा है, लेकिन इससे सरकार को क्या फर्क पड़ने वाला है। आप मुझे बताइए, आज महंगाई के कारण गरीब के घर में शाम को चूल्हा नहीं जलता है। गरीब का बेटा भूख के कारण रात रात रोता है। मां आंसू पी के सोती है। कहां वादा था महंगाई पर लगाम कसने का, कहां दाल समेत सभी जरूरी चीजों की कीमतें बेलगाम हो गई हैं। अब तो सवाल ये खड़े होने लगे हैं कि क्या मोदी राज में महंगाई बढ़ती जा रही है। इस सवाल का जवाब मोदी राज और मनमोहन राज में दाल की कीमतों का फर्क देखकर मिल जाता है। मनमोहन राज में दिल्ली में अरहर दाल 85 रुपए किलो थी,
जबकि आज कीमत 200 रुपये प्रति किलो से भी ज्यादा हो चुकी है। उड़द दाल मनमोहन राज में 70 रुपए किलो थी और मोदी राज में उड़द 130 रुपए किलो बिक रही है। मसूर की दाल 60 रुपए किलो थी और अब 110 रुपए किलो दुकानों में बिक रही है। दालों की महंगाई ने संसद को भी हिलाकर रख दिया है। अलग अलग पार्टियों के 59 सांसदों ने सरकार को पत्र लिखकर दालों की महंगाई पर जवाब मांगा था, जिसका लिखित जवाब खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने 1 दिसंबर को लोकसभा में दिया। सांसदों ने पूछा कि क्या पिछले कुछ महीनों में दाल की कीमतें बढ़ी हैं। इस पर जवाब देते हुए खाद्य मंत्री पासवान ने माना कि 1 साल में खुदरा बाजार में अरहर दाल की कीमत में 99%, उड़द दाल में 87%, चना दाल में 53% का इजाफा दर्ज किया गया है। 59 सांसदों ने दालों पर छाई महंगाई का कारण पूछा तो पासवान ने बताया कि खराब मौसम, कालाबाजारी और जमाखोरी से महंगाई बढ़ी है। सवाल ये भी था कि क्या दालों की कमी को खत्म करने के लिए आयात भी किया गया है। इस पर पासवान ने जवाब दिया कि पिछले अप्रैल 2014 से अगस्त 2015 तक 34 लाख टन दाल आयात की जा चुकी है। दालों के आयात का ये आंकड़ा सामान्य से 30% ज्यादा है। वैसे भी बात केवल दाल की नहीं है। प्याज कुछ महीने पहले तक 100 रुपए किलो की कीमत पर आम आदमी की जेब में आग लगा चुका है। टमाटर भी लाल हुए बैठा है। सिलेंडर की कीमत भी 65 रुपए तक बढ़ चुकी है, यानी राहत कहीं से नहीं है। मुंबई से अशोक शुक्ला के साथ आरती सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो महंगाई बढ़ रही है और बेतहाशा बढ़ रही है। ऐसे में हमारा आज का सीधा सवाल ये रहा, क्या मोदी राज में महंगाई बढ़ी है? पहला सवाल जो जहन में आ रहा है इस वक्त आम जनता की, अगर हम मनमोहन सिंह के राज से मोदी राज की तुलना करें तो क्या मोदी राज में महंगाई बढ़ी है? यह है हमारा आज का सीधा सवाल और इससे जुड़े कुछ और अहम सवाल जो आज हम अपनी इस बहस में उठाने जा रहे हैं। क्या महंगाई रोकने में केंद्र सरकार नाकाम रही है? सरकार अपनी जिम्मेदारी क्या ठीक ढंग से नहीं निभा रही? क्या यूपीए के समय महंगाई रोकने के वादे चुनावी जुमले थे? क्या कालाबाजारी रोकने में नाकामयाब रही है सरकार? क्योंकि कालाबाजारी पर दोष मढ़ा जाता है महंगाई बढ़ने का। महंगाई दर घटी है लेकिन जरूरी चीजों के दाम क्यों बढ़े हैं? सवाल यह भी उठेगा। और इस बड़ी बहस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, जो कि बीजेपी के सांसद हैं। कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और प्रोफेसर श्रीराम खन्ना, जो कि उपभोक्ता मामलों के जानकार हैं, कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नीलम शर्मा, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन पहला सवाल जायसवाल जी आपसे जानना चाहेंगे, मोदी सरकार को जिस तरह से बम्पर वोट मिले लोकसभा के चुनावों में, उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि कहा यह जा रहा था कि जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आएंगे तो 100 दिनों में महंगाई कम हो जाएगी, महंगाई घटेगी। लेकिन यह तो उल्टा ही हो रहा है। 18 महीने बीत चुके हैं और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। अभी आपने स्वयं कहा कि महंगाई की दर घटी है, इसीलिए केवल 2 चीजों से आंकड़ा की पूरी महंगाई बढ़ रही है, यह बिल्कुल इस सरकार के साथ नाइंसाफी होगी। अगर नहीं, लेकिन हमने इस रिपोर्ट में यह भी कहा कि जो जरूरी चीजों के दाम हैं वो बेतहाशा तरीके से बढ़े हैं। जरूरी मतलब केवल दाल के दाम बेतहाशा ढंग से बढ़े हैं और अभी कोई चीज नहीं है जिसके दाम वैसा कुछ बढ़ा हो। और दाल हम ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं और दलहन की फसल जो है इतनी सेंसिटिव फसल है कि थोड़ा सा भी जलवायु परिवर्तन से यह फसल बहुत नुकसान होता है। इसीलिए किसान भी इसको लगाने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं। बहुत तरह की प्रोत्साहन योजनाएं आती हैं, उसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि दलहन की जो फसल है उस पर किसान बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है, क्योंकि वह जलवायु के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है जी। और जहां तक बात है आढ़तियों का, जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, हाँ। तो यह स्टेट गवर्नमेंट्स का है कि उसको एक्शन लेना चाहिए और जितना से ज्यादा हो सके कालाबाजारी को छापा मार के रिकवर करना चाहिए। पर आप कुछ दिनों में देखिए तो केवल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ऐसे ही प्रदेश है जिन्होंने आढ़तियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जबकि सबसे बड़े जो प्रदेश हैं बिहार, उत्तर प्रदेश,
यहाँ पे आढ़तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई, कालाबाजारी पे पूरे बिहार में एक छापा आज तक नहीं मारा गया। क्या बिहार में कालाबाजारी नहीं होती है दालों की? लेकिन आप उठा के देखिए 6 महीने में एक छापा तक नहीं मारा गया है इस चीज के लिए। आलोक जी, ये तो जो बिहार में छापे मारने का हम मुद्दा है, ये चुनावों के दौरान भी जमकर उठाया गया था। नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि नीतीश कुमार छापेमारी क्यों नहीं कर रहे हैं कालाबाजारियों के खिलाफ, कहीं उनसे कोई फंड तो नहीं लिया है चुनाव में मदद के लिए। और एक बार फिर वही मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या कालाबाजारी ही जिम्मेदार है महंगाई बढ़ने की? देखिए, मैं समझता हूं जितने अभी तथ्य सांसद महोदय ने दिए हैं वो सारे के सारे गलत हैं, वो सच्चाई से बहुत दूर हैं। उन्होंने कहा कि दाल जो है वो सेंसिटिव फसल है, दाल बिल्कुल नहीं है। दाल जो है वो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की फसल है, वहां पर मौसम की मार सबसे कम रहती है और इसीलिए उसको ग्रीन रेवोल्यूशन में शामिल नहीं किया गया था। दूसरा मुद्दा, आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। आपने कहा था कि इन्फ्लेशन फंड बना दिया हमने 500 करोड़ रुपए का, जब 2014 में बजट आया था। और मैंने इसी चैनल के माध्यम से, लाइव इंडिया के माध्यम से कहा था कि पंजाब और हरियाणा की एक एक मंडी का बजट एक साल का 500 करोड़ से ज्यादा का है। आप कैसे इसको 500 करोड़ में महंगाई को कंट्रोल करेंगे? तब बीजेपी को समझ नहीं आया था। आप कहते हैं कि साहब ये तो इंपोर्ट करते हैं हम। आप देखिए जाकर, जितने भी इंपोर्ट करने वाली एजेंसीज हैं उनके टेंडर 3-3, 4-4 बार जून और जुलाई में रिजेक्ट हुए हैं। पूरी बिहार की जो बिहार के चुनाव में सारी सरकार लगी हुई थी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर तो बिहार में बैठे हुए थे। अब आइए जमाखोरी पर, आप कहते हैं कि साहब जमाखोरी पर हमने तो एक्शन ले लिया। आपने एक्शन ले लिया तो क्या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में दाल सस्ती हो गई? मैं समझता हूं केवल जमाखोरी एक कारण नहीं था कि जिसकी वजह से ऐसा हुआ। फिर आपने कहा कि साहब देखिए महंगाई दर कम हो रही है। अरे भाई, महंगाई दर इसलिए कम हो रही है कि डिमांड पुल डिफ्लेशन है। ये डिमांड नहीं है मार्केट में किसी भी चीज के लिए। आप देखिए कि मार्केट में मनी नहीं है, मनी का फ्लो, मार्केट में बिजनेस डाउन है, परचेजिंग पावर नहीं है लोगों की। आपने मनरेगा और हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में जो पैसा मार्केट में जाता है जिससे परचेजिंग पावर बनती थी, वो परचेजिंग पावर आपने गरीब आदमी की समाप्त कर दी है। इस वजह से वहां पर आपको इन्फ्लेशन कम नजर आ रहा है। लेकिन आप जवाब दीजिए। नहीं, मैं एक अंतिम वाक्य पूछ लूं। एक मिनट, सांसद साहब, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने रेलवे के भाड़े घटा दिए? क्या बस के भाड़े किसी राज्य के घट गए? क्या हवाई जहाज के भाड़े घट गए? आप मुझे केवल बता दीजिए। आप कहते हैं जानकारी, आप यहाँ पर महंगाई घट रही है, मुझे 4 आइटम गिनवा दीजिए। आपको इतना भी नहीं मालूम है कि कृषि मंत्री का कम हो गए? महंगाई से कोई संबंध नहीं है। नहीं, आपको पहले तो आप अपनी जानकारी सुधारिए कि कृषि मंत्री का दालों के पर्चे से कोई संबंध नहीं है। आप किस जगह पे क्या पढ़ते हैं ये तो आप जानते हैं, लेकिन दालों की गवर्नमेंट परचेज एजेंसियां हैं, वो रामविलास पासवान जी का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अधीन है। कॉमर्स मिनिस्ट्री उनको हरी झंडी देती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री डॉलर का आकलन करती है। आप कहते हैं केंद्र सरकार का कोई लेना देना आप अपनी जानकारी, हाउ इज इट पॉसिबल? वही मैं कह रहा हूं, अगर केंद्र सरकार का कोई लेना देना ही नहीं है तो मनमोहन सिंह सरकार को आप किस आधार पर कहते थे कि महंगाई मनमोहन सिंह की देन है? जायसवाल जी, लेकिन आप ये बात तो ईमानदारी से मानेंगे ना कि 100 दिन में जो आपने महंगाई घटाने का वादा किया था वो आप नहीं कर पाए। और ये सिर्फ प्याज की कीमतों की बात या फिर अरहर की दाल की कीमतों की बात नहीं है, तमाम जो जरूरी चीजें हैं उनके दाम बढ़े हैं। महीने में, पिछले 1 महीने में तेल के जायसवाल जी, तेल के दाम 40% बढ़े हैं। और तो और लोग कहते हैं रोटी नमक से खा लेंगे, नमक के दाम बढ़े हैं। जायसवाल जी, आप जाके आप देखिए महंगाई दर, मुद्रास्फीति दर दोनों घटी है। दूसरी चीज, इनको इतना भी नहीं मालूम है कि दलहन सेंसिटिव है कि नहीं है। अभी जिस तरह से अनसीजनल रेन हो रहा है वो पूरी की पूरी फसल चौपट कर देता है। दिक्कत क्या है कि जो न किसानी के बारे में जानते हैं, न जो यह जानते सर, मैं ट्रैक्टर चलाता हूं, आज भी मुझे किसानी का पाठ मत पढ़ाइए। चलिए आलोक जी, जायसवाल जी बने रहे हमारे साथ। नीलम शर्मा भी मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। नीलम जी, वाकई जिस बात का जिक्र बीजेपी के प्रवक्ता यहां पर कर रहे हैं, महंगाई घटी है, क्या आपको ऐसा लगा कि महंगाई घटी है? देखिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगी कि महंगाई घटी या बढ़ी, इसे आम गृहिणी को कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक उसके जो किचन है, उसकी जो रसोई है, वहां का सामान सस्ता नहीं होता। हाँ। अगर वहां पे आलू उसको और प्याज, आलू, जो भी वो रोजमर्रा की सब्जियां हैं, आटा, दाल, घी, ये सब चीजें उसे सस्ती नहीं दिखाई देंगी तो उसे नहीं पता चलेगा कि महंगाई घटी है या बढ़ी है। नो डाउट कुछ चीजों में महंगाई बढ़ी है,
लेकिन घटी है और कुछ में बढ़ी भी है। लेकिन सबसे पहले रोटी और कपड़ा जो हमारी रोजमर्रा की नीड है उसमें घटनी जरूरी है, जो जिस तरफ मोदी जी का और मोदी सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। उन्हें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पेट में रोटी होगी तभी लोग आगे की बात सुनने के काबिल होंगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर हो रही हैं कि मकान में घटाई हुई है या कहीं पर भी कुछ भी हुआ है, लेकिन जब तक आप रोजमर्रा की चीजों में कमी नहीं दिखाएंगे, रोजमर्रा की दालों में, क्योंकि गृहिणी का जो बजट है, आम आदमी का जो बजट है वो रोटी कपड़े तक सीमित है, और रोटी कपड़ा जब तक लोगों को पेट भर के नहीं मिलेगा, और वो तभी मिलेगा जायसवाल जी सुन लीजिए, घर का बजट जो है वो बिगड़ा हुआ है। बहरहाल गुलाम रसूल साहब भी हमारे साथ इस बहस में जुड़ चुके हैं। गुलाम रसूल साहब, स्वागत है आपका सीधा सवाल में। चर्चा यहां पर यही हो रही है कि क्या मोदी राज में महंगाई बढ़ी है? बीजेपी के प्रवक्ता जायसवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के हम प्रिय दोस्त से पूछेंगे जी कि किस सेक्टर में इन्होंने महंगाई कम किया है। यही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव में जनता से पूछते थे, प्याज की कीमत, दाल की कीमत, बिजली आई कि नहीं आई। अब भी जो ये कह रहे हैं कि डीजल का दाम हमने घटा दिया है, तो जितना कच्ची मंडी में डीजल का, कच्चे तेल का दाम घटा है, उस हिसाब से अगर रियल में अगर घट गया होता तो ये जितने खाने की जो चीजें हैं, जो घरेलू मामला हमारा है, जो घरेलू उद्योग से संबंधित चीजें हैं, उस पर तो लोड नहीं बढ़ता ना। लेकिन ये तो कंप्लीटली तौर से जमाखोरों की सरकार हो गई है, गरीबों के इसमें कहीं कोई गुलाम रसूल जी, यही आरोप जायसवाल जी आपकी पार्टी की सरकार पर लगा रहे हैं, जो कि बिहार में है। उनका कहना है कि बिहार की नीतीश सरकार जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, इसीलिए महंगाई बढ़ रही है। आप पूछिए कितनी छापामारी दिया है, उसका हिसाब दें, कितने जगह छापामारी किया है पूरे बिहार में। और जहां तक दाम घटने की बात है, बहुत सारी चीजों में बिहार में अगर नहीं कार्रवाई हो रही है, हाँ, तो महंगाई गुजरात में क्यों है? महंगाई छत्तीसगढ़ में क्यों है? महंगाई आपके मध्य प्रदेश में क्यों है? महंगाई आपके महाराष्ट्र में क्यों है? क्यों झूठ बोल रहे हैं लोग? नहीं झूठ बोलना चाहिए। ये कहें, इस बात को स्वीकार करें कि केंद्र की सरकार गरीबों की रोजी रोटी, कपड़ा, मकान के सारे मामलों में विफल हो चुकी है। जी, कंज्यूमर एक्सपर्ट श्रीराम खन्ना जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो बहस हो रही है, पहला सवाल तो आपसे यही है कि क्या आप वाकई ये मानते हैं कि मोदी राज में महंगाई बढ़ी है? और अगर आप ऐसा मानते हैं तो उसका रीजन सबसे बड़ा आपको क्या नजर आता है? देखिए, पिछले मोदी सरकार के बनने के करीब 6 महीने बाद जी जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो गिरना शुरू हुआ है, वो गिरता रहा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी गिरा है, पर इतना नहीं गिरा जितना गिरना चाहिए जी। पर उसमें जो आंख में किरकिरी हो रही है वो दालों को लेके हो रही है, क्योंकि दालों की कमी के कारण दाम बढ़े और इंपोर्ट हुआ लेट। अगर जल्दी समय रहते इंपोर्ट कर लिया जाता तो ये दाम नहीं बढ़ते, ये नौबत नहीं आती। और जब शॉर्टेज होती है तो व्यापारी जो हैं वो उसका फायदा उठा के, और अगर 10% की शॉर्टेज है तो वो दाम 20% बढ़ाने का कोशिश करते हैं ताकि वो मैक्सिमम मुनाफा कमा सके। परंतु ये जो काम है इसको रोकने की जिम्मेवारी प्रदेश सरकारों की है, क्योंकि ग्राउंड पर तो मशीनरी उनकी है, इंस्पेक्टर्स उनके हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के हैं। जब तक केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें मिलकर कोऑर्डिनेटेड तरीके से इसकी जमाखोरी को रोककर इंपोर्ट माल को लाकर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते प्रॉपरली, टाइमली तरीके से जी, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। और अभी तो ये आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं, एक पार्टी दूसरे पे लगा रही है, एक पार्टी जो बोलिंग गुगली बीजेपी कांग्रेस पे फेंकती थी जी, वही गुगली आज कांग्रेस बीजेपी पे फेंक रही है। बिल्कुल रिवर्स हो गया मामला जी। तो इसलिए मेरा ये कहना है राजनेताओं को कि ये क्रिकेट का गेम नहीं है, गुगली मत फेंकिए और मिल बैठकर एक रास्ता निकालिए जिसे सभी सरकारें सर्वसम्मति से एक कार्यक्रम करें कि उपभोक्ता के बजट पर जो भी चीज आक्षेप करती है उसको समय रहते कंट्रोल करें
और नीति बनाएं कि किस तरह उपभोक्ता की बजट को टूटने से बचाया जाए समय रहते। ये नहीं कि आग लगी तो फिर कुआं खोदेंगे हम, ये नहीं चाहिए हमको। आलोक शर्मा जी जवाब दीजिए, ये सवाल आपकी तरफ आ रहा है। कांग्रेस की जो सरकार थी, जो यूपीए सरकार थी, एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूं, खुदरा महंगाई दर अक्टूबर 13 की हमने निकलवाई तो वो थी 10.17%। अक्टूबर 15 में जब मोदी राज की बात करें तो वो घटकर आ गई है 5%। यानी असर तो पड़ा है उस लिहाज से अगर देखा जाए। फिर आप इस सच्चाई को मानते क्यों नहीं? देखिए, दो चीजें हैं। WPI और CPI की बात की है। WPI जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स आज नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में जाना भी बिजनेस के लिए, मार्केट के लिए गलत होता है। कहीं ना कहीं उसमें ये शो होता है कि मार्केट में डिमांड है ही नहीं। हाँ। जहां तक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात है, उसमें भी सीधा सीधा ये है कि मनी का फ्लो नहीं है, इसलिए परचेजिंग पावर नहीं है लोगों की, इसलिए वो कहीं ना कहीं डिमांड ना कम होने के कारण CPI डाउन आ रहा है। मुझे आप एक चीज बता दीजिए, जिस भी वजह से जो भी आ रहा है, सरकार ने कौन सा टैक्स हटा दिया? रेलवे के भाड़े सब कुछ होने के बाद, डीजल और पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद 15 से 16% बढ़ गए। आपने सर्विस टैक्स बढ़ा दिया, आपने सर्विस टैक्स के ऊपर 2 तरह के सेस लगा दिए। तो सरकार का कौन सा प्रयास था जिस वजह से ऐसा हुआ? मैं कह रहा हूं, सीधा सीधा कह रहा हूं, आप मुझे बता दीजिए, पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में क्या जो स्टैंडिंग कमेटी है, जो कंज्यूमर प्राइजेस से और होलसेल प्राइजेस से और तमाम जितने भी महंगाई से जुड़े हुए तथ्य हैं, उसके ऊपर क्या एक भी बैठक हुई? खन्ना साहब ने बहुत अच्छा सवाल लिया कि आज जो पार्टी विद डिफरेंस है वो कांग्रेस के साथ आकर खड़ी है, जो अपने आप को कहते थे साहब हम तो अलग हैं, हम तो पता नहीं आते ही क्या कर देंगे। मोदी साहब जब मुख्यमंत्री थे तो 85 पॉइंट का एक चिट्ठी भेजी थी उन्होंने मनमोहन सिंह साहब को, क्या आप ये लागू कर दीजिए 24 घंटे में महंगाई खत्म हो जाएगी। पता नहीं वो चिट्ठी को चूहे खा गए, कहां चली गई वो चिट्ठी। आज हम सीधा सीधा सवाल पूछते हैं कि आप मुझे ये बता दीजिए, आपने कौन सा प्रयास किया? एक प्रयास बता दीजिए। आपने कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात की? क्या राज्यों के जितने भी फूड एंड सिविल सप्लाईज जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ बैठकर कोई भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर आपने अगर 4 कदम उठाए हो तो सांसद महोदय आज आप लाइव इंडिया जायसवाल जी बताइए, जवाब दीजिए। 18 महीने में सरकार ने क्या किया महंगाई पर काबू पाने में के लिए? और बड़ा सवाल यह भी है, सीधा सवाल यह भी है कि आप तो हमेशा राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं और कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी उन पर डालने की कोशिश करते हैं। कोऑर्डिनेशन कब होगा केंद्र और राज्य का? मैं राज्य सरकारों को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन मैं अपने प्रिय मित्र की बात सुन रहा था। वो कह रहे हैं कि WPI और CPI इसलिए घटी है कि लोगों की परचेजिंग पावर घट गई है। हाँ। तो इसका मतलब अगर ये दोनों आज 25% हो जाए तो ये खुश हो जाएंगे कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई है। आज मुझको वही बात याद रही है, पिछले लोकसभा का भी मैं सदस्य था, उस समय भी कमलनाथ जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि गरीब बहुत ज्यादा खाता है इसलिए महंगाई बढ़ गई है। आप उन बातों को मत जाइए ना, आपसे सवाल पूछा आपने 2 साल में कौन से कदम उठाए वो बताइए। मैं बता रहा हूँ, वो हमारा आपके सामने दिख रहा है। आज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स घट गया है, होलसेल प्राइस इंडेक्स घट गया है, तो आप कहते हैं पिछले 1 महीने में तेल के दाम 33% बढ़े हैं, चीनी 9 रुपए किलो बढ़ी है पिछले 2 महीने के अंदर। आप होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गुगली मारे जा रहे हैं, जनता को नहीं समझ आ रही है बात। आप मुझे 4 आइटम बताइए कौन से सस्ते हुए? जो बातें वो सबके सामने है। 4 आइटम बता दीजिए कौन से सस्ते हुए हैं। जी नीलम जी, मैं एक सभी राजनेताओं से एक निवेदन करना चाहूंगी कि ये जब भी किसी पैनल पे या कहीं पर होते हैं आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं मुद्दे से हटकर। यहाँ पे महंगाई की बात चल रही है, अगर जब इन लोगों को संसद में देखिए, अगर वहां कोई कैंटीन होगी वहां ये 20 रुपए का अगर खाने की प्लेट करनी है सभी हाथ अप कर देते हैं, वहां कोई इनकी लड़ाई नहीं होती है। लेकिन जहां पब्लिक की बात आती है, जहां लोगों की बात आती है, वहां पर एक दूसरे के बीच में कि नहीं ये बिल पास नहीं होगा, वो नहीं होगा, इस चीज से हटके सभी राजनेताओं से हमारा निवेदन है, देश के बारे में, देश की जनता के बारे में, जो बिचारी इतने सालों से 65-70 सालों से इस उम्मीद में हर पार्टी को, हर एक को मौका देती है कि शायद ये वो एक वोट लेके फिर रही है, शायद ये नेता हमारा जो दुख हरण करेगा या ये वाली पार्टी आपके लिए लोगों का भरोसा टूटा है, भरोसे टूटते हैं। ऐसे हर 5 साल तक दुनिया में यही हमारे देश में होता आ रहा है कि 5 साल के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद अगली पार्टी की तरफ हर बार जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो कम से कम रोटी और कपड़े की
कि जो एक आम जो बड़ी बड़ी बातें हैं, कोई भी सरकार हो वो जैसे उन्हें अपने कैंटीन का 30 रुपए का, जबकि ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं, सैलरी इनको 1 लाख चाहिए लेकिन खाना इन्हें 30 रुपए का चाहिए, और जनता के मामले में इनका बस चले तो 30 रुपए में उनसे काम करा ले और 1 लाख रुपए में उन्हें सामान बेच दे। ऐसी पार्शियलिटी क्यों? अगर आपको एक कुर्सी दी गई है, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, XYZ कोई भी पार्टी में, मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी पे बात नहीं कर रही हूं। नीलम जी समझ गया मैं आपकी बात। गुलाम रसूल साहब भी इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, उसके बाद मैं जायसवाल जी के पास आऊंगा। गुलाम रसूल जी। ऐसा है कि जब जनता की जेब में पैसा ही नहीं रहेगा तो जनता मार्केट में क्यों जाएगी? पैसा जाता था मनरेगा के माध्यम से गरीबों के पास, पैसा जाता था कुछ राज्यों को स्पेशल जो पैकेज मिलता था इसके माध्यम से, पैसा जाता था इंदिरावास में जहां से मजदूरों को मजदूरी मिलती थी। हाँ। और ऑल ओवर इंडिया इन्होंने उन सारी योजनाओं के पैसे काट करके डिजिटल इंडिया में लगाए। ये गांव में इंटरनेट पहुंचाएंगे लेकिन गरीबों के पेट तक रोटी नहीं पहुंचाएंगे। मैं कहूंगा मोदी सरकार के सभी माननीय सदस्यों से कि आप इस पर दिल खोल कर बहस तो कीजिए, आप पूछिए तो अपोजिशन से कि आप हमको सहयोग करो, आप बताओ एक एक व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य हो गरीबों के लिए मुकम्मल संकल्पित है और महंगाई कंट्रोल करने के लिए जहां तक जायसवाल जी क्या वाकई संवाद का अभाव है? पर यह बात थोप करके न भागे। अगर मान लीजिए बिहार पर इन्होंने जो एक गुलाम रसूल साहब को मैं कि बिहार सरकार साथ नहीं दे रही है, बोलिए तो बोलिए जायसवाल जी। कि मध्य प्रदेश में क्यों है? नहीं मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, बहुत सारे जगह पे मैं बात कर रहा हूं। और गुलाम रसूल साहब कल ही 40,000 करोड़ रुपए आपको रेलवे में मिले हैं, कम से कम 48 घंटे तो बीतने दीजिए शिकायत करने के लिए। कल रेलवे में प्रोजेक्ट में आपको बिहार को 40,000 करोड़ का पैकेज कल ही सुरेश प्रभु ने दिया। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, आप फिर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए कि आपको नहीं। जायसवाल जी इल्जाम आपको बढ़ती महंगाई पर लगा रहे हैं रसूल साहब। 40,000 करोड़ का 40 घंटे तो शांत रही है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगेगा और वो रेलवे का सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट में लगा रही है, वो बिहार गवर्नमेंट को थोड़ी ना दे दिए। जायसवाल साहब बिहार गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं गया है, आप गलत तथ्यों को प्रोत्साहित न करें। ये कोई भी चीज अगर किसी प्रदेश में लगता है तो फायदा उसी प्रदेश के लोगों को होता है। अगर कोई भी चीज अगर वहां पे अगर मकान बनेगा, वहां पे कोई फैक्ट्री बनेगी तो उसका फायदा वहीं के लोगों को होगा। वहां पे अगर कोई मकान बनेगा तो उसके लिए महाराष्ट्र से और केरल से काम करने वाले लोग नहीं आएंगे। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होगा उसका वहीं के लोगों को फायदा मिलेगा, वहीं से सीमेंट खर्चा जाएगा, वहीं से बालू सर, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि बिहार गवर्नमेंट को दे दिया गया है, रेलवे डिपार्टमेंट को बिहार चलिए जायसवाल साहब वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन कुल मिलाकर महंगाई का जहां तक सवाल है, विपक्ष एक सुर में आप पर यह आरोप लगा रहा है कि 18 महीने में मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है महंगाई पर काबू पाने के लिए, जिसके चलते ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। हम सबको याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा कि नरेंद्र मोदी की तरफ से चुनावी रैलियों में तमाम तरह के उपाय बताए जाते थे कि महंगाई को कैसे काबू में किया जा सकता है। वो उपाय 18 महीने बीतने के बाद भी आखिर क्यों नहीं लागू किए गए, क्यों महंगाई की यह हालत है हमारे देश में, इस पर भी करेंगे बात। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर सीधा सवाल लेकर। समंदर बन गया शहर। 100 साल में पहली बार ऐसी मां, कुदरत का कोड़ा, डूब गई चेन्नई आज रात 8 बजे। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style.
रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में।